उत्तराखंड सरकार के 4 साल पूरे होने के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हल्द्वानी पहुंचे और सीएम धामी की जमकर तारीफ की। उन्होंने हल्द्वानी में कहा कि उत्तराखंड के कर्मठ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 4 साल के कार्यकाल की समाप्ति पर यह बैठक आयोजित की गई है। चुनाव के समय एक जनसभा को संबोधित करते हुए मैंने कहा था कि हमारे धामी सिर्फ साधारण धामी नहीं है बल्कि धाकड़ धामी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि उनके 4 साल के कार्यकाल में उनके द्वारा किए गए कार्यों को सुनने के बाद मैंने ये निष्कर्ष निकाला कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सिर्फ धाकड़ धामी नहीं बल्कि धुरंधर धामी कहा जाना चाहिए। उन्होंने असाधारण काम किए हैं। आज पूरी दुनिया एक संकट के दौर से गुजर रही है। आप जानते हैं दुनिया में इस समय युद्ध चल रहा है। जिस तरह से पश्चिम एशिया में लगातार हमले हो रहे हैं, मैं समझता हूं केवल भारत के ही लेने नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए एक चिंता का विषय है। लेकिन भारत ने साफ तौर पर अपने पक्ष को रखते हुए कहा था और आज भी कहा है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने, विश्व की इस समय की जो सबसे गंभीर समस्या है, जिस तरह से विश्व में युद्ध चल रहा है, उसका समाधान निकालना है तो वह युद्ध के माध्यम से उसका समाधान नहीं निकलेगा। उसका समाधान निकलेगा तो डायलॉग और डिप्लोमेसी से ही निकलेगा, बातचीत और कूटनीति के जरिए ही निकलेगा। और बातचीत और कूटनीति के जरिए ही विश्व की समस्या का समाधान निकाला जाना चाहिए मेरे बहनों भाइयों। और मैं आप सबसे भी चाहूंगा, आप हमारी बात से सहमत हों कि विश्व में जो इस समय युद्ध चल रहे हैं, जो पश्चिम एशिया में लगातार आक्रमण हो रहे हैं, इनका समाधान यदि बातचीत और कूटनीति यानी डिप्लोमेसी और डायलॉग के द्वारा निकाला जाना चाहिए। इससे आप सहमत हैं तो मैं चाहूंगा एक बार हाथ उठाकर तालियां बजाइए तो मैं मान लूं कि उत्तराखंड की जनता भी इस बात से पूरी तरह सहमत है। राजनाथ सिंह ने हल्द्वानी में मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध का भी जिक्र किया। राजनाथ सिंह ने कहा कि आज पूरी दुनिया संकट के एक दौर से गुजर रही है। आज सारी दुनिया में युद्ध चल रहा है। ये केवल भारत के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए एक चिंता की बात है और इस संकट की घड़ी में दुनिया का कोई भी देश प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता और पीएम मोदी की अगुवाई में हम उस स्थिति तक नहीं पहुंचने पाए हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत ने अपना पक्ष स्पष्ट करते हुए साफ कहा है कि सभी को इसका समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से ही निकालना चाहिए। यहां तक कि भारत का सवाल है, प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से विश्व में भारत का कद बढ़ाया, हम उसकी कितनी भी प्रशंसा करें वो कम है। आज अगर भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ कहता है तो पूरी दुनिया उसे ध्यान से सुनती है। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड में स्पष्ट बहुमत हासिल करने में कामयाबी हासिल की थी। उस समय चुनाव का समय था। एक सार्वजनिक सभा में संबोधित करते हुए मैंने कह दिया था, यदि हमको पुष्कर धामी के बारे में कुछ कहना हो तो मैं कह सकता हूं, हमारा धामी यह साधारण धामी नहीं है बल्कि हमारा धामी यह धाकड़ धामी। और बहनों भाइयों, जब यह पुष्कर जी भाषण दे रहे थे और उन्होंने अपने 4 वर्षों के कार्यकाल में क्या किया है, इसको मैं सुन रहा था तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि अब यहां के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को केवल धाकड़ धामी नहीं कहा जाना चाहिए बल्कि यहां के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अब धुरंधर धामी कहा जाना चाहिए। धुआंधार इन्होंने काम किया है। हल्द्वानी में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारी डबल इंजन की सरकार ने 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में यह आयोजन किया है। आज हमें यहां हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। 2014 से पूर्व देश की राजनीति में केवल घोटाले हुआ करते थे। 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सफल नेतृत्व में भारत का एक ऐतिहासिक कालखंड प्रारंभ हुआ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सशक्त नेतृत्व में भारत के आत्मगौरव, आत्मसम्मान, स्वाभिमान, राष्ट्रता की भावना का पुनः जागरण का ऐतिहासिक कालखंड प्रारंभ हुआ, जिससे आज जहां एक ओर भारत रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की नीति के साथ विकास के क्षेत्र में नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, वहीं वैश्विक मंचों पर एक सशक्त, सक्षम और सामर्थ्यवान राष्ट्र के रूप में भी हम अपनी पहचान बना रहे हैं। आदरणीय मोदी जी देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने
विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है और इस संकल्प को साकार करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से धरातल पर कार्य किया जा रहा है। आज भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर विश्व की एक बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है। आज दुनिया के सभी देश किसी भी वैश्विक समस्या के समाधान के लिए भारत की ओर आशा रखते हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं और भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर रही है और इसी क्रम में असम में बीजेपी ने 2 और उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। पार्टी ने दलगांव सीट से कृष्णा साहा को टिकट दिया, जबकि सिसुरगांव सीट से गोगोई को उम्मीदवार बनाया है, जीवन गोगोई। और इन नामों के ऐलान के साथ ही पार्टी ने राज्य में चुनावी तैयारियों को और तेज कर दिया। केरल की बात करें तो वहां पर भी बीजेपी ने रणनीति को आगे बढ़ाया और उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें कुल 11 उम्मीदवारों के नाम है। पार्टी राज्य में अपनी मौजूदगी और मजबूत करने के लिए जो नए चेहरे हैं, स्थानीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए प्रत्याशियों का चयन कर रही है। बीजेपी को उम्मीद है कि इस बार वो केरल में बेहतर प्रदर्शन करेगी, जबकि पुडुचेरी में भी चुनावी हलचल तेज हो चुकी है। बीजेपी ने यहां कुल 9 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, जिसमें कई अहम नाम शामिल हैं। सरकार के प्रमुख चेहरे भी शामिल हैं। पार्टी यहां अपने सहयोगियों के साथ मिलकर सत्ता बरकरार रखने की रणनीति पर काम कर रही है। पुडुचेरी में सबसे चर्चित नाम गृहमंत्री एम नमस्वायम का भी है, जिन्हें मन्नादीपेट सीट से मैदान में उतारा गया है। उनके चुनाव लड़ने से सीट का मुकाबला और दिलचस्प हो गया है। बीजेपी नेतृत्व को भरोसा है कि उनके अनुभवी नेताओं की मौजूदगी में पार्टी को चुनाव में मजबूती देगी और बेहतर परिणाम दिलाने में मदद करेगी। आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राज्य का बजट सदन में पेश किया और इस दौरान सदन में जोरदार हंगामा हुआ। दरअसल सीएम सुखविंदर सिंह ने बड़े शाराना अंदाज में बजट की शुरुआत की और विपक्षी दलों पर टिप्पणी कर दी, जिसके बाद सदन की कार्यवाही में हंगामा होता रहा और सदन की कार्यवाही प्रभावित हुई है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुक्खू ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 54,928 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है और जिसमें वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 54,928 करोड़ का बजट पेश किया। युवाओं के स्वरोजगार के लिए 650 करोड़ रुपए, राजीव गांधी स्टार्टअप योजना का ऐलान किया गया। अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए बजट में 500 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा प्रति व्यक्ति आय 9.8% वृद्धि के साथ 2,83,626 अनुमानित है। गद्दी समुदाय के लिए 300 करोड़ रुपए की पहल स्कीम की घोषणा की गई है। गद्दी समुदाय के लोगों को मिलेगा डिजिटल कार्ड। प्रदेश में चारागाह को लेकर विकसित किया जाएगा पोर्टल। तो ये कुछ बड़ी बातें रही। पिछले 3 सालों में हमने न सिर्फ नीतियों में बदलाव लाकर सरकार की दिशा और दशा ठीक की, बल्कि दूरगामी परिवर्तन की नींव डाली। हमने खर्चों को कम किया और आमदनी के साधनों को बढ़ाया है। लेकिन यह हैरान करने वाली बात है कि हमें कहा जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश में वर्तमान सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम दी, इसलिए आरडीजी बंद की गई। हमने महिलाओं को 1500 रुपए देने की शुरुआत की, इसलिए आरडीजी बंद की गई। यह चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार का और प्रदेश की जनता का अपमान है। यह कहा जा रहा है कि क्योंकि हमने अपने चुनावी घोषणा पत्र को सरकार का नीतिगत दस्तावेज बनाया है, इसलिए दी गई गारंटियों को हम पूरा कर रहे हैं, इसलिए आरडीजी बंद की गई। इस भ्रामक प्रचार से हम अपने फैसलों से पीछे नहीं हटेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सत्य है कि वर्ष 2020-21 से वर्ष 2025-26 तक हिमाचल प्रदेश को रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के तौर पर 48,630 करोड़ मिले और 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों को केंद्र सरकार ने मान लिया। इसका मतलब है कि हमें पिछले वित्त आयोग के मानकों के अनुसार प्रति वर्ष औसतन 8,105 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। हिमाचल सरकार ने बजट में पशुपालन के लिए 724 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है और साथ ही फसलों के एमएसपी में सरकार ने बदलाव की घोषणा की है।
अब पशुपालन के लिए बजट में 724 करोड़ का प्रावधान किया। गाय भैंस के दूध में 10 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, जबकि मक्के की एमएसपी में 40 रुपए से इसको बढ़ाकर 50 रुपए किया गया प्रति किलो। गेहूं की एमएसपी 60 रुपए प्रति किलो से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलो बढ़ा दिया गया है और एमएसपी 90 रुपए प्रति किलो से बढ़ाकर 150 रुपए की गई है। पांगी घाटी के जौ की एमएसपी 60 रुपए प्रति किलो से बढ़ाकर अब 80 रुपए उसको बढ़ा दिया गया है। एमएसपी देने का ऐलान किया गया है और 30 रुपए प्रति किलो की एमएसपी पर खरीद होगी अदरक की। हिमाचल प्रदेश में ऊन के क्रय विक्रय की भी व्यवस्था विकसित की जा रही है। प्रत्येक पोल्ट्री फार्म में यूनिट को भूमि पर 30% की सब्सिडी देने की भी बात कही गई है। पोल्ट्री फार्म को विकसित करने के लिए उड़ान योजना का प्रस्ताव सरकार की तरफ से दिया गया है। वर्ष 2026 में हमारे बजट का आकार 58,514 करोड़ रुपया था, जो कि वर्ष 2026-23 के लिए 54,928 करोड़ रुपए का होगा। हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रदेश की रीढ़ मानते हैं और हमारी सारी नीतियां प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले मेहनतकश लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के आधार पर खड़ी है। मैंने पिछले 3 सालों के बजट में हिमाचल को एक हरित राज्य, पर्यटन राज्य, ऊर्जा राज्य और शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्रों में आदर्श राज्य के रूप में स्थापित करने की पहल की है। इसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। हमने जो वादे प्रदेश की जनता से किए थे, उन्हें पूरा करने का काम सरकार बनते ही शुरू कर दिया था। हिमाचल का बजट ऐसे वक्त आया जब 1 अप्रैल से राज्य का राजस्व घाटा अनुदान यानी आरडीजी बंद होने जा रही है। ऐसे में राज्य सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती नए वित्तीय संसाधन को जुटाना होगा। आय बढ़ाने के नए विकल्प और खर्चों के संतुलन पर राज्य सरकार का विशेष ध्यान होगा। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में विश्व वानिकी दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय वानिकी संवाद कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया और इस मौके पर उन्होंने वन संरक्षण, पर्यावरण संतुलन के महत्व पर जोर दिया और कहा कि केवल प्राकृतिक संपदा नहीं है वन, बल्कि जीवन का मूल आधार है। सीएम ने कहा कि यदि वन है तो जल है, जल है तो वन है, तो वायु है, और अगर वायु है तो जीवन है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में और उनके मार्गदर्शन में यूपी ने पिछले 9 सालों में वन क्षेत्र में बढ़ाने में बहुत बड़ी सफलता हासिल की है। सीएम ने बताया कि इस दौरान राज्य में कुल 242 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण किया गया, जो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। साथ उन्होंने कहा कि प्रदेश में बड़े लेवल पर नर्सरी विकसित की गई है और जिसकी मदद से 50 करोड़ पौधारोपण का जो लक्ष्य है वो रखा गया है। वैश्विक दृष्टिकोण और थीम को ध्यान में रखते हुए हम सब ने भी इस बार जो अपनी इस वर्ष की थीम रखी है, फॉरेस्ट एंड इकोनॉमिक्स, यह थीम दिखाती है कि हमें पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने के लिए वनों से आर्थिक विकास और उससे मानव कल्याण के लिए कैसे हम उसको बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। यह हम सबकी वर्तमान की जो चुनौतियां हैं उसी थीम के अनुरूप यह हम सबको अपनी कार्य योजना प्रस्तुत करनी होंगी। मुझे प्रसन्नता है इस बारे में कि पिछले 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम लोगों ने अपने वन आच्छादन को बढ़ाने में सफलता प्राप्त की है। ये एक प्रयास है और मेरा मानना है कि इस प्रयास में हमें सफलता प्राप्त तब हुई जब हम लोगों ने इसे जन आंदोलन बनाने का कार्य किया। ये केवल वन विभाग का कार्यक्रम नहीं बन पाया था। मेरा मानना है कि जब भी कोई अभियान जन आंदोलन बनता है तो उसमें सफलता प्राप्त होती है।